गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम 6th क्लास में चैप्टर पढ़ रहे थे ग्लोब के बारे में। ग्लोब था हमारा टॉपिक। तो ग्लोब के बारे में हमने कुछ चीज़ें तो पढ़ी है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे उत्तर दिशा होती है, यहाँ पर दक्षिण दिशा होती है, यहाँ पर पश्चिम दिशा होती है, यहाँ पर पूर्व दिशा होती है। जो ग्लोब होता है पृथ्वी का नमूना होता है, पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले ये दिशाओं का निर्धारण हो गया। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम हमने दिया था, इस रेखा को हमने क्या कहा था, इस रेखा को कहा था हमने भूमध्य रेखा। क्या कहा था? भूमध्य रेखा। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसको कहते थे। अच्छा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहलाती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है। इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था। एक ये था उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पहले पूरी गोल थी। भूमध्य रेखा से इसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़े आधे आधे गोल है। ठीक है, इसलिए इसको हम गोलार्ध कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के बराबर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। इन समानांतर रेखाओं को हम क्या कहते थे? अक्षांश रेखा कहते थे। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से दोनों ओर अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। दोनों तरफ जो रेखाएं खींची जाएगी वो समानांतर होगी। इसका मतलब बीच का जो अंतर रहेगा उनका वो समान रहेगा, बराबर रहेंगी। ठीक है। इसके बाद में हमने कुछ प्रमुख रेखाएं पढ़ी थी, जिनके आपको मैं नाम बताता हूँ। स्थिति मैंने आपको कल बता दी थी, कर्क रेखा, मकर रेखा। ये दोनों 23.5 डिग्री, ये है उत्तरी गोलार्ध में, और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद में आपको मैंने 2 रेखाएं और बताई थी। एक बताई थी मैंने आपको आर्कटिक रेखा, और दूसरी बताई थी मैंने आपको अंटार्कटिक रेखा। ठीक है। इन दोनों की जो स्थिति बताई थी मैंने आपको, ये 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। अब देखो ये जो रेखाएं हैं, इसके बाद में देखो आज हम दूसरी रेखाएं पढ़ेंगे। ये तो अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं सबसे पहले जो देशांतर रेखाएं, उनका अर्थ क्या होता है? तो देशांतर रेखाएं कहेंगे किसे? तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव होता है और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव। ये नाम लिख देता हूँ मैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, जो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था। अब देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती है, उत्तरी ध्रुव यानी कि ये, दक्षिणी ध्रुव यानी कि ये, इन दोनों को जो रेखाएं मिलाने का काम करेगी उन्हें देशांतर रेखाएं कहेंगे। अब इनको मिला देते हैं अपन। ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं। अब देखिए यहाँ बीच में एक रेखा होती है देशांतर रेखा, जिसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान देशांतर रेखा होती है बिल्कुल जो पृथ्वी होती है। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया था, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से एक 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है, जो लंदन के पास एक ग्रीनविच वेधशाला है वहां से होकर गुजरती है। तो ये जो देशांतर रेखा 0 डिग्री हमने खींची है, ये देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। दायां भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और बायां भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। अब देखो भूमध्य रेखा की तरह जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पढ़े थे हमने, उसी प्रकार से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसने भी हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब ये देखो, ये जो
पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में भी ये देशांतर रेखाएं खींची गई है, और उसी प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध है, इसमें भी देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध, दोनों बराबर है। अब देखो ये जो देशांतर रेखाएं होती है ये 0 डिग्री से पूर्व की तरफ भी जा रही है, 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ भी जा रही है। तो ये जो 0 से पूर्व की तरफ जा रही है तो ऐसे जाएगी नंबर, जैसे 0 भूमध्य रेखा में हमने पढ़ा था 0 के बाद में 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ा था, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जो आ रही है वो भी ऐसे जाएगी 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यानी कि ये जो पूर्वी गोलार्ध है, इस पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री देशांतर है, यानी कि 180 देशांतर रेखाएं हैं। उसी प्रकार से ये जो पश्चिमी गोलार्ध है इसमें भी 180 डिग्री देशांतर है। इसका मतलब ये है कि जो पश्चिमी गोलार्ध है इसमें भी 180 रेखाएं होती है। अब हम कहें कि सर 180 तो पूर्व की हो गई, 180 पश्चिम की हो गई, तो देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 360 हो गई। हाँ बिल्कुल हो गई, 180 पूर्व के 180 पश्चिम के 360 हो गए टोटल, यानी कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। अच्छा, हमने अक्षांश रेखाएं कितनी पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने 180, ठीक है। 90 ऊपर की तरफ थी, 90 नीचे की तरफ थी, वो 180 थी, और ये 180 पूर्वी तरफ है, 180 पश्चिमी तरफ है, टोटल 360 हो गई। अब देखो जो अक्षांश रेखाएं थी, इन अक्षांश रेखाओं में हमने पढ़ा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समानांतर होती है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। तो वही बात इनमें लागू होती है कि जो देशांतर रेखाएं होती है, ये देशांतर रेखाएं भी क्या होती है? समानांतर होती है, एक दूसरे को नहीं काटती। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को काट सकती है और देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को काटती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाओं को नहीं काटती और देशांतर रेखाएं भी देशांतर रेखाओं को नहीं काटती। अब देखो ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो लंबाई में समान होती है, यानी कि बराबर होती है। इनकी जो लंबाई है, लंबाई सबकी बराबर होती है, एक जैसी होती है। जैसे हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी तो अक्षांश रेखाओं में तो क्या होता था कि जो लंबाई थी वो छोटी बड़ी थी, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी थी। उसके बाद में जैसे जैसे हम ऊपर नीचे बढ़ रहे थे, यानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ रहे थे, तो जो अक्षांश रेखाएं थी उनकी लंबाई छोटी बड़ी हो रही थी, ऊपर जा रहे थे छोटी हो रही थी, नीचे आ रहे थे छोटी हो रही थी। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती है वो सारी की सारी एक समान होती है, एक जैसी होती है, लंबाई में उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। दो प्रकार की रेखाएं पढ़ ली अपन ने, पहली पढ़ी अक्षांश रेखा, दूसरी पढ़ी देशांतर रेखा। अब देखो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटने का काम कर रही है, एक दूसरे से ये कट रही है, टकरा रही है, तो ये एक जाल बन गया पूरा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। इस जाल को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। अब देखो इसके बाद में ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के द्वारा क्या है, किसी भी स्थान, राज्य, जिला, ठीक है, इनका पता लगाया जाता है। कौन से देश की स्थिति क्या है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उसका अक्षांश देशांतर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इन दोनों रेखाओं के आधार पर बताई जाती है, यानी कि हमारे ग्लोब के आधार पर बताई जाती है। एक बात ये और है, हमने ये जो प्रतिरूप बनाया है, ये जो ग्लोब बनाया है, ये ग्लोब पृथ्वी के आकार का जैसा, पृथ्वी का जो आकार है वैसा का वैसा है, ठीक है। अब ये जो रेखाएं बांटी गई है, जो रेखाएं हैं, ये सभी रेखाएं वास्तविक नहीं होती है, सभी रेखाएं वास्तविक नहीं होती, वास्तविक नहीं है। ये रेखाएं सिर्फ होती है क्या? काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब है जिनकी कल्पना की जाए वो रेखाएं क्या है? काल्पनिक है, यानी कि वास्तव में तो होती नहीं है, इनको तो माना गया है। क्यों माना गया है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है वो किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए काम आती है। तो ये रेखाएं हैं तो सही, लेकिन कैसी है? काल्पनिक होती है। अब आप कहोगे सर कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश हम जाते हैं तो हमारे तो आगे आती नहीं है, हम तो कभी गुजरे ही नहीं इनके पास से, या
हमारे बीच में ही नहीं आई है तो कभी, तो वही बात बता रहा हूँ मैं आपको कि ये होती नहीं है, ये वास्तव में नहीं होती, लेकिन इनको क्या किया जाता है, कल्पना की जाती है, किया जाता है, इनकी कल्पना करते हैं। इनको माना जाता है कि जो कोई भी स्थान होगा अगर उसका हमको पता लगाना है तो वो किस आधार पर लगाएंगे, इसलिए इनके क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। और इस कल्पना के आधार पर ही हम विश्व के जो अलग अलग परिदृश्य हैं, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग समूह हैं, उन सभी के बारे में पता करते हैं। तो ये दो प्रकार की रेखाएं हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया, जैसी पृथ्वी की आकृति है वैसा का वैसा ग्लोब बनाया, इसमें काल्पनिक रेखाएं मानी, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, और जो दाएं से बाएं यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब देखो इसमें आपको मैंने कुछ प्रमुख रेखाएं बताई थी, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, दोनों की स्थिति सेम होती है 23.5 डिग्री, एक तो उत्तर में होती है एक दक्षिण में होती है। उसी प्रकार से एक आर्कटिक रेखा, एक अंटार्कटिक रेखा, दोनों की स्थिति भी 66.5 होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। आर्कटिक रेखा ऊपर होती है, अंटार्कटिक रेखा नीचे होती है, ठीक है। और इस आधार पर हम हमारे जो विभिन्न स्थल हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी ग्लोब की स्थिति है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, स्थानीय समय क्या होता है, प्रामाणिक समय क्या होता है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, ये सब सारी चीज़ें हम इनका अध्ययन करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।